Here is a fresh lecture from the reproductive biology, and this lecture is about the menstrual cycle. So, what menstrual cycle means? तो menstrual cycle क्या होता है? तो menstrual cycle एक reproductive cycle होता है human females में. सिंपल सी बात है, ये एक reproductive cycle होता है किन में? Human females में. और ये जो reproductive cycle है, ये human females में at least 33 years या 32 years तक चलता है आफ्टर प्यूबर्टी. तो आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है एक ह्यूमन फीमेल को, दैट मीन्स प्यूबर्टी किस वाली स्टेज पर आती है? 13 और 14 years. जब 13 और 14 years ऑफ एज हो जाती है एक फीमेल की, तो उसके बाद ये क्या हो जाती है? ये रिप्रोडक्टिवली ये मैच्योर हो जाती है. तो दैट मीन्स दैट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो इसमें आती है उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं. तो प्यूबर्टी से लेकर आप 32 years गिन लो. तो दैट मीन्स उस टाइम अगर मैं कहूंगा 32 years प्लस 14, तो ये आ जाता है आई थिंक 46 years और 47 years. तो एक फीमेल जिसकी एज 46 और 47 years होती है, उस एज तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसमें एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है. ठीक है. तो दैट मीन्स फ्रॉम प्यूबर्टी अप टू 32 years, प्यूबर्टी से लेकर 32 साल तक एक ह्यूमन फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, जिस साइकिल का नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. बट आफ्टर 32 years, जब एक फीमेल की एज हो जाती है 47 और 46 years की हो जाती है एक फीमेल, तो आफ्टर 32 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 32 years ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या हो जाता है? ये स्टॉप हो जाता है. और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेनोपॉज कहते हैं. मेनोपॉज. तो मेनोपॉज एक फीमेल में क्या हो जाता है? कब आता है ये? आफ्टर 32 years ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल. दैट मीन्स उस टाइम एक फीमेल की एज होती है 46 और 47 years की एक फीमेल में क्या हो जाता है? उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज आना. तो मेनोपॉज आ जाता है आफ्टर 46 और 47 years ऑफ एज. एक फीमेल, ह्यूमन फीमेल में 46 और 47 years ऑफ एज जब आ जाती है, तो उसमें मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये ओनली 32 years ही चलता है. आफ्टर प्यूबर्टी ओनली 32 years ही चलता है. उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है, एंड जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, दैट इज नोन एज मेनोपॉज. अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, इस रिप्रोडक्टिव साइकिल में होता क्या है बेसिकली? तो इस रिप्रोडक्टिव साइकिल में कुछ चेंजेस आ जाती है. जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, या जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जिसमें ओवरीज आती है, फैलोपियन ट्यूब्स आते हैं, यूटेरस आ जाता है, या वेजिना आ जाता है. ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है एक फीमेल का, प्लस ओवरीज जो होते हैं इसमें, उनमें कुछ चेंजेस आ जाती है. और वो चेंजेस किसके लिए आ जाती है? इन ऑर्डर टू मेक द फीमेल फिट फॉर फर्टिलाइजेशन. तो ये जो सारी चेंजेस आ जाती है, ये साइक्लिक चेंजेस जो आ जाती है एक फीमेल में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल, किस लिए आ जाती है? इन ऑर्डर टू मेक द फीमेल मैच्योर, और इन ऑर्डर टू मेक द फीमेल फिट फॉर फर्टिलाइजेशन. तो टू मेक द फीमेल फिट फॉर फर्टिलाइजेशन, उसमें ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, और उस रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान कुछ चेंजेस आ जाती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. ठीक है. अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब स्टार्ट, जो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये फॉर एग्जांपल ये मंथली बेसिस पर होता है. ये रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे होता है? मंथली बेस. तो मंथली बेसिस पर ये होता है. एवरी मंथ एक रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट हो जाता है. तो दैट मीन्स
this reproductive cycle is monthly based cycle. एवरी मंथ एक रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट होता है और मंथली बेसिस पर ये 28 डेज का होता है. एक रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होता है. तो 28 डेज में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाता है. अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलूँ जब प्यूबर्टी आ जाती है, तो प्यूबर्टी के बाद ही एक पहला जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है उसको हम मेनार्च कहते हैं. मेनार्च. तो मेनार्च का मतलब हो गया फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर प्यूबर्टी. तो जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है तो एक फीमेल में जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाती है तो उसमें पहले एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, उसका नाम होता है मेनार्च, उसको हम कहते हैं. मेनार्च का मतलब हो गया फर्स्ट मेंस्ट्रुअल और फर्स्ट मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसको बोलते हैं. तो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक फीमेल में आता है दैट इज नोन एज मेनार्च. और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की सबसे एक पेक्युलैरिटी जो होती है, एक सबसे अहम चीज जो होती है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में वैजिनल ब्लीडिंग हो जाती है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो जाता है, इसमें एक पिक्यूलर और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है वो क्या है, इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है. वेजाइनल ब्लीडिंग इसमें हो जाती है, ठीक है. तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेंस्ट्रुअल साइकिल का. तो इसमें क्या हो जाती है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है. इसी वेजाइनल ब्लीडिंग को हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं. मेंस्ट्रुएशन. तो जब पहली मर्तबा मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है तो उसमें भी मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, उसमें भी वेजिनल ब्लीडिंग हो जाती है. तो पहले जब आफ्टर प्यूबर्टी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है उसमें भी वेजिनल ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेनार्च कहते हैं. ठीक है. उसको हम मेनार्च कहते हैं. और इस ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है, जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल्स में होते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बैक पेन ज्यादा रहती है. इसमें एक फीमेल में बैक पेन ज्यादा रहती है और इसमें दैट मीन्स बहुत डिफिकल्टी एक फीमेल को हो जाती है. पेन्स होते हैं इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक फीमेल को. अब ये ड्यूरेशन कितनी होती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो मैंने बोला कि ये मंथली बेसिस पर होता है. तो इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 28 डेज की ड्यूरेशन होती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की. ठीक है. और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो ये फेजेस में होता है. इसके मेनली है 4 फेजेस. ये 4 फेजेस में होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 20 डेज का होता है, इन 20 डेज में 4 फेजेस होते हैं. 4 फेजेस में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है. वो 4 फेजेस कौन कौन से हैं, वो 4 फेजेस है, पहले ही मैं बोलूंगा. एक तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज. दूसरा होता है फॉलिक्यूलर फेज. और तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज. और चौथा होता है ल्यूटल फेज. ये 4 फेजेस होते हैं, तब जाके एक मेंस्ट्रुअल साइकिल या एक रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट हो जाता है. तो मैंने कहा कि 28 डेज में कंप्लीट होता है. देयर में भी वेरिएशन, एक फीमेल और दूसरी फीमेल में वेरिएशन हो सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. किसी को 28 डेज का होता है, किसी को 26 डेज का ही हो सकता है, या किसी को 29 डेज का हो सकता है. तो वेरिएशन
2 या 1 दिन की वेरिएशन तो आ ही जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट इज नॉर्मल। वो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। अगर वेरिएशन 1 या 2 दिन की वेरिएशन आती है एक बिटवीन द फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अगर 1-2 दिन की वेरिएशन आती है, दैट इज नॉर्मल, तो उसमें कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल जो फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट फेज भी है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये फर्स्ट फेज होता है, लेकिन दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये लास्ट फेज होता है। तो दैट मीन्स अगर ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज है, दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है ये लास्ट फेज है, तो इसको मैं कहता हूं इट्स अ कॉमन फेज बिटवीन, ये कॉमन फेज होता है, कॉमन फेज बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ये कॉमन फेज होता है बिटवीन द टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, और ये होता है लगभग ये 4 या 5 दिन का होता है, 1 to 4, ये 4 दिन का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मंथ स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे से लेकर 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज रहता है, ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये कॉमन फेज होता है, एक साइकिल का फर्स्ट फेज है, दूसरे साइकिल का ये लास्ट फेज है। तो दूसरा जो फेज होता है दैट इज फॉलिक्यूलर फेज। ये फॉलिक्यूलर फेज क्या है, ये 6th डे, दैट मीन्स जो 5वें दिन से ये शुरू होता है, या मैं कहूँगा 5th डे ऑफ द मंथ, 5th डे ऑफ द मंथ से ये स्टार्ट होता है और ये लास्ट हो जाता है अप टू द 14th डे, अप टू 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये भी 10-11 दिन का होता है, ये 4 दिन का होता है, ये 10 दिन का होता है, ठीक है। ये 5th डे ऑफ द मंथ से स्टार्ट होकर 14th डे ऑफ द मंथ तक रहता है। अब ओल्यूटरी फेज है, ये ओल्यूटरी फेज 15th डे ऑफ द मंथ से स्टार्ट होके ये रहता है, ये 15th डे है, ये 14 और 15, ये 14th डे से स्टार्ट होता है, ये एक ही दिन का होता है 14th, ठीक है। अब जो ल्यूटल फेज है, ल्यूटल फेज लास्ट फेज है, ये 15th ऑफ मंथ से लेकर अप टू द 28th ऑफ मंथ तक रहता है, ठीक। ये भी 10-12 दिन का होता है। तो ये आ गया पूरा मंथ। फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं तो पहला मेंस्ट्रुअल फेज आता है, दूसरा फेज फॉलिकुलर फेज आता है 5th ऑफ द मंथ से लेकर 14th ऑफ द मंथ। 14th डे ऑफ द मंथ पर कौन सा फेज होता है, वो ओल्यूटरी फेज होता है, और 15th डे ऑफ मंथ से लेकर 28th डे ऑफ मंथ में कौन सा फेज होता है, ल्यूटल फेज होता है। अगर मैं दूसरा साइकिल यहां पर बना दूं तो दूसरे साइकिल का लास्ट इस वाले का तो ये पहला फेज था फॉर एग्जांपल, लेकिन जो दूसरा फेज है, दूसरे फेज का क्या आएगा, ये दूसरे फेज का ये लास्ट वाला फेज आएगा, क्या आएगा, क्योंकि ल्यूटल फेज आ गया। तो ल्यूटल फेज के बाद अब देखो यहां पर, ल्यूटल फेज के बाद पहले अब मेंस्ट्रुअल फेज ही आएगा, मेंस्ट्रुअल फेज, फिर से आ गया ये मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल फेज आ गया। उसके बाद फॉलिकुलर फेज आएगा, उसके बाद ओव्यूटरी फेज आएगा, उसके बाद ल्यूटल फेज आएगा। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये 2 साइकिल्स के बीच आता है, 2 साइकिल्स के बीच आता है। यहां पर भी ऊपर एक साइकिल होगा तो दूसरा ये साइकिल है, तो ये 2 साइकिल्स के बीच आता है, तो दैट मीन्स ये दोनों साइकिल्स का क्या है, कॉमन फेज है। इसका लास्ट फेज, इसका पहला फेज, इसका लास्ट फेज, इसका पहला फेज, ठीक है। तो ये कॉमन फेज होता है बिटवीन द टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ये एक साइकिल का पहला फेज होता है, दूसरे साइकिल का लास्ट फेज होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इन्हीं फेजेस पर। जो ये फेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पहला वाला फेज मैं अब लूंगा, अभी मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को साइड में रखते हुए पहला फेज मैं यहां पर लेता हूं, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज, जो फॉलिक्यूलर फेज होता है, ये फॉलिक्यूलर फेज को हम प्री ओव्यूटरी फेज भी कहते हैं, इट इज नोन एज प्री ओव्यूटरी फेज। दूसरा नाम इसका क्या है, प्री ओव्यूटरी। प्री ओव्यूटरी फेज दैट मीन्स ओव्यूटरी फेज से पहले का फेज, तो उसको हम बोलेंगे प्री ओव्यूटरी फेज। तो ओव्यूटरी फेज से पहले कौन सा फेज होता है, फॉलिक्यूलर फेज होता है,
और ये जो फॉलिकुलर फेज होता है इसमें एक्चुअली क्या होता है, पहले मैं बोलूंगा कि फॉलिकुलर फेज कितने दिन का होता है, कब ये स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट कब हो जाता है, स्टार्ट्स फ्रॉम फिफ्थ ऑफ मंथ, ये फिफ्थ डे ऑफ द मंथ, फिफ्थ डे से स्टार्ट होता है, फिफ्थ डे ऑफ एक महीने का जो पांचवा दिन होता है, फिफ्थ डे ऑफ मंथ अप टू 13th और 14th डे ऑफ द मंथ, ठीक है, 14th डे ऑफ मंथ, तब तक ये रहता है। तो ये आते हैं लगभगन 10 दिन। तो 10 या 12 दिन का एक फॉलिकुलर फेज हो सकता है। दैट मीन्स जो इसकी ड्यूरेशन होती है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, अब इस फॉलिकुलर फेज की ड्यूरेशन होती है 10 to 12 डेज। ड्यूरेशन इसकी कितनी होगी, 10 या 12 डेज, 10 और 12 डेज की ड्यूरेशन होती है। अब इस फॉलिकुलर फेज में होता क्या है, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकुलर फेज में एक चीज होती है, दैट मीन्स एक हार्मोन होता है एफएसएच। अगर मैं यहां पर, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी, जो ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पोस्टीरियर है। तो मुझे अभी गर्ज किसके साथ है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। तो हाइपोथैलेमस से क्या, हाइपोथैलेमस से यहां पर मैं हाइपोथैलेमस बना दूंगा। तो ये हाइपोथैलेमस है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। तो हाइपोथैलेमस से एक सेक्रीशन निकलती है जिसको हम FSHRH, इसको हम फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, एक रिलीजिंग फैक्टर निकलता है कहां से, हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग फैक्टर निकलता है जिसको हम FSHRF या FSHRH कहते हैं। ये रिलीजिंग फैक्टर किस पर आता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर आ जाता है। और जो ही ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर आ गया तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या करता है, ये इसको इंफॉर्मेशन देता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आप एफएसएच को सेक्रेट कर दो। तो जो ही एफएसएच सेक्रेट होता है तो एफएसएच का मतलब क्या हो गया, कौन सा हार्मोन हो गया, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिक्यूलर फेज में एफएसएच रिलीज होता है। जब एफएसएच रिलीज हो गया फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और ये एफएसएच क्या करता है, ओवरी में जाके, ओवरी पर ये जब आ जाता है, ये थ्रू द ब्लड जब आ जाता है एफएसएच इनटू द ओवरी, तो ओवरी में इसका काम क्या होता है एफएसएच का, एफएसएच सिंपली क्या करता है, ये इमैच्योर फॉलिकल्स को, जो इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, ओवरी के कोटेक्स में जो इमैच्योर, इनको आप इमैच्योर एग्स कहो या इमैच्योर फॉलिकल्स, ठीक है। तो इमैच्योर फॉलिकल्स को ये कन्वर्ट किसमें करता है, इनटू मैच्योर फॉलिकल्स। तो मैच्योर फॉलिकल को हम मैच्योर एग भी कह सकते हैं। और मैच्योर फॉलिकल का एक पर्टिकुलर नाम होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। तो मैच्योर फॉलिकल का नाम क्या है, मैच्योर फॉलिकल इज आल्सो नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। इसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। तो ये मैच्योर फॉलिकल, इमैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल के में किसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ एफएसएच। तो फॉलिकुलर फेज में एफएसएच की मदद से एक इमैच्योर फॉलिकल किसमें डेवलप हो जा रहा है, इनटू मैच्योर फॉलिकल और इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया, मैच्योर एग बन गया, मैच्योर फॉलिकल बन गया, अब उसके बाद क्या हो जाता है, मैंने पहले भी आपको कहा था जब मैंने ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर आपको बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल में होता क्या है, ये एक अंदर एक सेकेंडरी ओसाइट, एक मैच्योर एग होता है, इसके इर्द गिर्द पहली जो लेयर होती है, दैट मीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सी अर्चिन्स में जो वेटलाइन मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद जोना पेलिस्यूडा आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद करोना रेडिटा की लेयर आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही बना दूँ एक ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। तो जब ये वाली हो गई तो यहाँ पर मैंने एक जर्म हिल बनाया था, यहाँ पर एक जर्म हिल था। और उसके बाद
ये फॉलिकुलर सेल्स थी एक ग्राफिन फॉलिकल में, और इसमें ग्राफिन फॉलिकल में एक स्पेस भी थी, दैट इज एंट्रम। तो ये ग्राफिन फॉलिकल मैं बना रहा हूँ, अभी मैं इतना ही बना रहा हूँ इसका। तो दिस इज नोन एज ए ग्राफिन फॉलिकल। तो ग्राफिन फॉलिकल में फिर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स की बहुत सारी लेयर होती है, थीका, एक्सटर्न या ग्रैनुलोसा, जो मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल्स होती है। तो ये आपका एक मैच्योर एग हो गए या ग्राफिन फॉलिकल हो गया। तो ग्राफिन फॉलिकल में क्या होता है, बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स होती है और अंदर एक सेकेंडरी oocyte होती है, दैट मीन मैच्योर एग अंदर होता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल जब बन गया तो दैट मीन्स उस ग्राफियन फॉलिकल में फॉलिकुलर सेल्स भी है। तो जो ही फॉलिकुलर सेल्स इसके इर्द गिर्द होती है, इस मैच्योर फॉलिकल के में जो ग्राफियन ये फॉलिकुलर सेल्स होती है, ये फॉलिकुलर सेल्स क्या करती है, ये एस्ट्रोजन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन या एस्ट्रोजन जिसको हम बोलते हैं, एस्ट्रोजन को सेक्रेट करती है। तो जो ही एस्ट्रोजन सेक्रेट हो जाता है फ्रॉम द फॉलिक्यूलर सेल्स, तो इस फॉलिक्यूलर फेज में क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन कुछ इफेक्ट्स करता है, ये कुछ चीजें करता है, ये कुछ चेंजेस लाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो एस्ट्रोजन कौन कौन सी चेंजेस लाता है, एस्ट्रोजन पहले ही जो एंडोमेट्रियम होता है, जो यूट्रस के जो अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जहां पर इम्प्लांटेशन होती है, ये मैंने आपको बोला था। एंडोमेट्रियम क्या है, ये इनर सॉफ्ट ग्लैंडुलर लेयर होती है यूट्रस की। तो एंडोमेट्रियम को ये क्या करता है, एस्ट्रोजन ये इसको थिक बना देता है, मोटा बना देता है। कितना, 2 to 3 mm, ये 2 to 3 mm एंडोमेट्रियम को थिक बना देता है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, इसके साथ साथ जो यूट्रस में ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम यूटेरिन ग्लैंड्स कहते हैं, तो यूटेरिन ग्लैंड्स भी डेवलप हो जाते हैं। और यूट्रीन ग्लैंड्स की एक पर्टिकुलर सी शेप आ जाती है, और वो शेप कैसी होती है, सिक्रिव शेप्ड, जो यूट्रीन ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रिव शेप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो सिक्रिव आपको पता ही है सिक्रिव कैसे होता है, दैट मीन्स सिक्रिव अगर मैं ऐसे बना दूं तो सिक्रिव ऐसे होता है। तो सिक्रिव शेप्ड जो यूटेरिन ग्लैंड्स, जो यूटेरस में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रिव शेप्ड या सिंपली सिक्रिव शेप्ड हो जाते हैं। तो एक तो ये हो जाता है, ये दो चीजें एस्ट्रोजन करता है। और तीसरी चीज क्या करता है, ये जो फलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ये फलोपियन ट्यूब्स को क्या करता है, ये उनको थिक करता है। जो उनका एपिथीलियम होता है, जो फलोपियन ट्यूब्स होते हैं, फलोपियन ट्यूब्स में सिलेटेड एपिथीलियम होता है, उस सिलेटेड एपिथीलियम को एक तो थिक ये बना देता है और मोर सिलेटेड ये बना देता है। तो फलोपियन ट्यूब्स पर कौन सा असर करता है, ये इनको थिक करता है, इनके एपिथीलियम को थिक करता है, और मोर सिलेटेड इनको बनाता है, इनके एपिथीलियम को मोर सिलेटेड एपिथीलियम बना देता है, मोर सिलेटेड। तो जो फलोपियन ट्यूब्स का एपिथीलियम होता है वो ज्यादा से ज्यादा सिलेटेड, जो सिलेटेड मीन्स इसमें जो सेल्स होती है वो सिलेटेड, उन पर जो सीलिया होता है वो होता है, दैट इज सिलेटेड एपिथेलियम। तो ये उन सेल्स, ये जो उस फॉलोपियन ट्यूब्स में जो सीलिया होता है, ये सीलिया को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करता है, और उन सेल्स जो होती है वहाँ पर वो सिलेटेड सेल्स कहलाती है। और उन पे ये ज़्यादा सीलिया या वो उस एपिथेलियम को ये थिक बना देता है और उसको मोर सिलेटेड बना देता है। और इसके चलते और एक चीज़ हो जाती है, ये जो फलोपियन ट्यूब्स है ये थिक भी हो रहे हैं और मोर सिलेटेड हो रहे हैं। और इससे क्या हो जाता है, इससे जो ओवरी से मैच्योर एग निकलेगा उसको कंडक्ट करने के लिए इन पर क्या हो जाता है, ये फुली प्रिपेयर रहते हैं। इससे फुल प्रेपरेशन हो जाती है किनकी, फलोपियन ट्यूब्स की। ये इजीली एक ओवम को आप क्या कर सकते हैं, उसको कंडक्ट कर सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं। और रिसीव किस पार्ट के, फलोपियन ट्यूब के किस पार्ट से रिसीव होता है, ये जो मैच्योर एग ग्राफिन फॉलिकल, ये रिसीव होता है बाय बाय द फिमरे पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब इतनी सारी चेंजेस आ गई, तो इसमें और एक क्या हो जाता है, जब एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है, तो एस्ट्रोजन की लेवल जितनी बढ़ जाएगी, एस्ट्रोजन एफएसएच की लेवल को डिक्रीज करेगा। एफएसएच लेवल क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो एफएसएच लेवल डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल,
FSH लेवल डिक्रीज हो जाती है, वाइल एज LH लेवल क्या हो जाती है, लिटनाइजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है लिटनाइजिंग हार्मोन। लेकिन लिटनाइजिंग हार्मोन कब निकलेगा, जब एस्ट्रोजन की लेवल ज्यादा हो जाएगी। तो एस्ट्रोजन लेवल अप हो गई तो उससे FSH लेवल डिक्रीज हो गई, बट LH लेवल क्या हो गई, अप हो गई, हाई हो गई। तो जो ही LH लेवल इंक्रीज होती है तो वहां पर अब क्या हो जाता है, वहां पर अब ट्रिगर एक फेज हो जाता है जिसको हम ओवुलेटरी फेज कहते हैं, ठीक है। और इसके चलते और एक चीज वहां पर हो जाती है, जो ग्लाइकोजन होता है या फैट हो जाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है एंडोमेट्रियल सेल्स में। जो एंडोमेट्रियम की सेल्स होती है उन पर फैट या ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन तो ग्लाइकोजन डिपॉजिट होता है। कहाँ डिपॉजिट होता है, ग्लाइकोजन डिपॉजिट होता है ऑन एंडोमेट्रियल सेल्स। जो एंडोमेट्रियल सेल्स होती हैं, एंडोमेट्रियम की सेल्स जो होती है, उन पर ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो जो ही अब एस्ट्रोजन की लेवल ज्यादा इंक्रीज हो गई तो उससे LH की लेवल इंक्रीज होने लगी और FSH की लेवल डिक्रीज होने लगी। तो जो ही LH की लेवल इंक्रीज होने लगी तो तू ही एक और फेज आ जाता है जिसको हम ओवुलेटरी फेज कहते हैं। तो ओवुलेटरी फेज क्या है, ओवुलेटरी ओवुलेटरी फेज ओवुलेटरी फेज जो है, ये एक और फेज होता है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और ये फेज कब होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फेज होता है दैट इज नोन एज ओवुलेटरी फेज। और इस ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, इसमें रिलीज ऑफ मैच्योर एग हो जाता है, रिलीज ऑफ मैच्योर एग। रिलीज ऑफ मैच्योर एग, तो मैच्योर एग किस वाली स्टेज में रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में। मैच्योर एग जो है या मैच्योर ओम जो है वो कब रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में। ये आप याद रखोगे कि सेकेंडरी oocyte स्टेज उसी टाइम रिलीज होता है, कौन सा, यही मैच्योर एग रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी। लेकिन किस वाले स्टेज में, सेकेंडरी oocyte स्टेज में वो ओवरी से रिलीज हो जाता है एक मैच्योर एग। लेकिन ये जो रिलीज ऑफ मैच्योर एग हो जाता है ये इन प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन, इन प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन हो जाता है। इसीलिए हम LH हार्मोन को ओवुलेटरी हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक मस्त सब्जेक्ट, तो ये जो LH हार्मोन है हमने इसको क्या कहा, हमने इसको ओवुलेटरी हार्मोन कहा। अब ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज जब LH हार्मोन की ज्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ब्लड में, तो उससे उससे ही क्या हो जाता है, उससे ही रिलीज ऑफ मैच्योर एग हो जाता है। लेकिन इस जब इंक्रीज हो जाता है ब्लड में LH हार्मोन की लेवल, तो उसको हम LH सर्ज भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज LH सर्ज। तो LH सर्ज जो है ये सिंपली है इंक्रीज इन द लेवल या कंसंट्रेशन ऑफ LH हार्मोन इन द ब्लड। उसके बाद क्या हो जाता है, जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसे रिलीज ऑफ मैच्योर एग हो जाएगा, दैट मीन्स ओवुलेशन टेक प्लेस हो जाएगी। तो इसको LH सर्ज कहते हैं और इसी LH सर्ज से फिर ओवुलेशन हो जाती है। ये कौन कराता है, LH हार्मोन कराता है। अब ये LH हार्मोन ओवुलेशन के बगैर, रिलीज ऑफ मैच्योर एग के बगैर और एक काम करता है, जिसको, जो ये मैच्योर एग जब रिलीज हो जाता है, ये मैंने अभी जो एक स्ट्रक्चर बनाया था मैच्योर एग का, तो उसमें जो ये सेल्स होती है लास्ट में वहां पर बाकी जो सेल्स है वो वहीं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ग्राफिन फॉलिकल बना दिया, एक मैच्योर एग बना दिया। तो इस जब ये मैच्योर एग ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज हो जाएगा, लेकिन ये सारा जो है ये सारा रिलीज नहीं होता है ओवरी से, खाली इस में से, इस ग्राफिन फॉलिकल से ये सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकलता है, खाली सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है ओवरी से। बाकी का जो ये, फॉर एग्जांपल यहां तो इसको मैं ले लूंगा कि इतना तो बाहर निकल जाएगा।
बाकी जो भी यहाँ पर जो फॉलिक्यूलर सेल्स है वो वहीं पर रह जाएगी। जो ये एग नेस्ट था ये वहीं पर रह जाएगा। ये बाकी की सेल्स जो है ये वहीं पर रह जाएगी। तो खाली सेकेंडरी oocyte बाहर निकल रही है। तो सेकेंडरी oocyte के साथ क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, उसके बाद ज़ोना पैलिसुडा और एक और लेयर होती है इसके साथ, दैट इज नोन एज करोना रेडिएटा। तो ये रिलीज हो जाता है ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन जो ये बाकी का जो है, जो बाकी की सेल्स होती है, जो फॉलिकुलर सेल्स ने लेयर्स बनाई थी, तो ये जो बाकी का हिस्सा है इस ग्राफिन फॉलिकल का, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम में, इनटू येलो बॉडी नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। येलो बॉडी बन जाती है, दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो कौन इसको कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है? इस रिमेनिंग जो वहां पर फॉलिकुलर सेल्स है, इसको LH हार्मोन कन्वर्ट कराता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और जो ही कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन जो निकलता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से ही निकलता है। ठीक, तो ये भी किसका काम है? कॉर्पस ल्यूटियम जो रिमेनिंग सेल्स होती है फॉलिकुलर सेल्स, ग्राफिन फॉलिकल से जो बाकी की सेल्स जो होता है एग एम्प्टी फॉलिकल जो होता है, उस एम्प्टी फॉलिकल को कन्वर्ट कौन कराता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम? LH हार्मोन। तो LH हार्मोन की दो फंक्शंस आ गई यहाँ पर। ओव्यूलेटरी फेज में क्या कराता है ये रिलीज ऑफ मैच्योर एग कराता है और ये येलो बॉडी बनाता है, दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। किससे बनाता है? फ्रॉम द एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल। ठीक, यहां तक तो हो गया। ये तो था दिस वॉज अबाउट द ओवुलेटरी फेज। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद एक और फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट इज ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज। अब ल्यूटल फेज देखो, ल्यूटल फेज का एक और नाम है, इसको हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्रेटरी फेज। या इसको प्रोजेस्टेशनल फेज भी कहते हैं। प्रोजेस्टेशनल फेज, चाहे आप सेक्रेटरी फेज कहो या प्रोजेस्टेशनल फेज। प्रोजेस्टेशनल फेज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, क्योंकि इसी फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, इसीलिए इसको प्रोजेस्टेशनल फेज भी कहते हैं। ठीक, तो ल्यूटल फेज जो होता है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द 15th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि 14th डे में क्या होगी? ओव्यूलेशन होगी। तो 15th डे ऑफ द मंथ, 15th डे ऑफ मंथ में ये स्टार्ट होता है और ये लास्ट हो जाता है तो 28th डे, 28th डे ऑफ मंथ के लास्ट तक यही वाला फेज चला जाता है। और इस वाले फेज में क्या हो जाता है? इस वाले फेज में अभी ल्यूटल जो है, ल्यूटलाइजिंग हार्मोन ने कॉर्पस ल्यूटियम बना रखा होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है और जो ही कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या हो जाएगा? वहां से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। ठीक है, वो फुल्ली डेवलप हो जाता है और ये फुल्ली डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या फिर करता है? ये सेक्रेट करता है किसको? एक हार्मोन को नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। तो जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। इट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये प्रेगनेंसी कंडीशंस को मेंटेन करता है इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है फीमेल का, तो उसमें प्रेगनेंसी कंडीशंस को मेंटेन करना वो किसका काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है।
प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी कंडीशंस को ये मेंटेन करता है। अब कैसे करता है ये प्रेगनेंसी कंडीशंस को मेंटेन? अब देखो क्या हो जाएगा यहां पर। ये पहली क्या करता है, ये एफएसएच जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये एफएसएच और एलएच की लेवल को, एफएसएच एंड एलएच लेवल, जो लिटनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनको ये क्या करता है, इनकी सेक्रीशन को ये डिक्रीज करता है। दैट मीन्स ये इनहिबिशन करता है एफएसएच और एलएच की सेक्रीशन। जितना प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा निकल जाएगा, उतनी ही क्या हो जाएगी, उतनी ही इनहिबिशन, दैट मीन्स उतनी ही कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच और एलएच डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो दैट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रोजेस्टेरॉन मैं लिखूंगा यहां पर, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एफएसएच के, ठीक, और एलएच के। तो अगर एलएच इंक्रीज हो रहा है या एफएसएच इंक्रीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है, इट विल इफेक्ट, ये क्या करेगा, ये एफएसएच और एलएच की को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स प्रोजेस्टेरॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफएसएच और एलएच लेवल को। तो जितना प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाएगा, उतनी एफएसएच और एलएच की लेवल डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, ये इफेक्ट कौन करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन करता है प्रेगनेंसी कंडीशंस को बनाने रखने के लिए। क्योंकि एफएसएच क्या करता था, एफएसएच इमैच्योर एग को मैच्योर एग बनाता था, एलएच क्या करता, ओवल्यूशन कराता था। तो ओवल्यूशन और फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल नहीं बन पाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज्यादा होगी, दैट मीन्स जो ये मैच्योर फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल भी नहीं बनेगा, ना तो ओवल्यूशन हो जाएगी। तो ये दो चीजें नहीं हो जाएगी, ना तो ओवल्यूटरी फेज आएगा, ना तो कौन सा, ना तो फॉलिकुलर फेज आएगा। दैट मीन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, वो दैट मीन्स उसमें ये जो मैच्योर फॉलिकल फॉर्मेशन है, ये भी स्टॉप हो जाएगी, और ओवल्यूशन जो है, जो ओवल्यूटरी फेज आ जाता है, वो भी स्टॉप हो जाएगा, जब ये दो हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कंडीशंस मेंटेन करना। अब देखो यहाँ पर एक और चीज हो जाती है, जो यूटेरिन के जो सिक्रू ग्लैंड्स हो गए थे, जो सिक्रू शेप्ड ग्लैंड्स यूटेरिन के हो गए थे, बन गए थे इन द फॉलिकुलर फेज, वो क्या करने लगते हैं, वो सेक्रीशन करते हैं यूटेरिन ग्लैंड्स। जो यूटेरिन ग्लैंड्स थे, जो सिक्रू शेप्ड हो गए थे इन द फॉलिकुलर फेज, वो अब सेक्रीशन करते हैं किसकी, यूटेरिन मिल्क की, यूटेरिन मिल्क। तो एमएल की सेक्रेशन वो डालते हैं, दैट इज नोन एज यूटेरिन मिल्क। कहां से आता है, यूटेरिन ग्लैंड से। और किस फेज में होता है ये ल्यूटल फेज में होता है। और एक चीज हो जाती है, इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को भी और थिक कराता है। ये एंडोमेट्रियम को भी थिक कराता है, मोर थिक। अभी तक 3 mm का हो गया था, ये इसको 5 mm का कर देता है, 5 mm थिक। ये एंडोमेट्रियम को मोर थिक बना देता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और इससे क्या हो जाता है, और इससे अगर यूटेरस में जो पहले पहले मूवमेंट्स होती थी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से जो यूटेरस में मूवमेंट्स होती है, वो स्टॉप हो जाती है। तो यूटेरस मूवमेंट स्टॉप हो जाएंगी, यूटेरिन कंट्रैक्शंस स्टॉप होती है। तो ये काम होते हैं किसके, प्रोजेस्टेरॉन के, जो कहां निकलता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। ठीक है, अब लास्ट वाला फेज जो आता है, दैट मीन्स हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की ही बात कर रहे थे। मैंने पहला वाला जो फेज था मेंस्ट्रुअल फेज, वो मैंने नहीं बोला था, लेकिन अब इस फेज के बाद में मेंस्ट्रुअल फेज लेता हूं, क्योंकि ये बेसिकली लास्ट, ये कॉमन फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज देखो कब आता है, मेंस्ट्रुअल फेज आएगा लास्ट में ल्यूटल फेज के बाद। मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ मंथ, और ये कब तक रहता है, 5th ऑफ मंथ। दैट मीन्स 4 days का होता है,
4 to 5 डेज का कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल फेज होता है। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुअल फेज में सिंपली अगर ओवम जो था, जो ओवम निकला ओव्यूलेटरी फेज में, अगर ओवम को स्पर्म मिल गया तो वो ओवम क्या हो जाएगा? वो ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा। तो जब फर्टिलाइज हो जाएगा ओवम, तो क्या बनाएगा? वो जाइगोट बनाएगा। तो फर्दर दैट मीन्स प्रेगनेंसी हो जाएगी, वहां पर प्रेगनेंसी हो जाएगी और फिर फर्दर जो प्रोसेसेस उसमें होती है वो हो जाएंगी। लेकिन अगर वहां पर इस ओवम को स्पर्म नहीं मिला, इफ स्पर्म इज नॉट अवेलेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल फेज, ल्यूटल फेज के बाद क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर ओवम के लिए स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो ओवम क्या हो जाएगा? ओवम ब्रेक हो जाएगा। और जब ये ब्रेक हो जाता है जब ये ब्रेक हो जाता है, अब ब्रेक कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ पर इसको स्पर्म मिला ही नहीं तो उसके दौरान क्या हो जाएगा? उसके दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो जाता है? जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल होती है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज होने लगती है। जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? जो कॉर्पस ल्यूटेम है, दैट मीन्स प्रोजेस्टेरॉन अगर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कॉर्पस ल्यूटेम क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है। तो कॉर्पस ल्यूटेम डिग्रेड हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? डिग्रेड हो रहा है। वो जब डिग्रेड हो जाएगा तो उससे प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है डिग्रेड होके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, वाइट स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, नोन एज कॉर्पस एल्बिकेंस। जब क्या हो जाएगा? जब जो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाता है, उससे प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज हो जाती है और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है किस में कन्वर्ट होने लगता है? इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। जब ओवम को स्पर्म नहीं मिलेंगे, ये तब की बात है, ठीक है? जब ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है व्हेन देयर इज नो स्पर्म, तो उससे क्या हो जाता है? उससे जब ओवम को स्पर्म नहीं मिलता उससे कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जब डिग्रेड हो गया तो उससे लेवल डिक्रीज हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन की और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस में। जब ये हो गया तो जब स्पर्म नहीं मिला एक ओवम को तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ओवम ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ओवम अब प्रेगनेंसी कंडीशन वहां पर मेंटेन नहीं हो रही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज हो गई तो प्रेगनेंसी कंडीशंस मेंटेन नहीं रह पाती है और जिससे क्या हो जाता है? जिससे ओवम भी ब्रेक होता है और ओवम के ब्रेक के साथ साथ जो एंडोमेट्रियल वॉल है, एंडोमेट्रियल वॉल या एंडोमेट्रियल लेयर जो होती है, जो अभी तक ग्लैंडुलर लेयर थिक हो गई थी, वो एंडोमेट्रियल वॉल या एंडोमेट्रियल लेयर और ये ओम क्या हो जाएंगे? ये ब्रेक ऑफ हो जाएंगे। ये जब ब्रेक ऑफ होते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? ये निकल जाएंगे थ्रू द वेजिना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो उसको हम वैजिनल ब्लीडिंग कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ये एंडोमेट्रियल लेयर जो है और ये जो ओम है ये ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे और ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लड निकल जाएंगे थ्रू वेजिना और जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। उसको क्या है कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन, ठीक है? तो जो ही मैंने क्या कहा, इस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होता है तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज होती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज होती है तो किसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एफएसएच और एलएच के। तो अगर इसकी लेवल डिक्रीज हो रही है तो इनकी लेवल क्या हो जाएगी? इनकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट मीन्स एक नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लगता है, ठीक है? तो ये तो था मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? सारा कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो भी था अभी तक। तो अब इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अब आगे जाके जो अगला वाला लेक्चर मेरा होगा तो उसमें मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग
मेंस्ट्रुअल और द रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो अभी तक आए हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने की, वो ऑब्जेक्टिव्स मैं डिस्कस करूँगा।